नमस्कार। मैं डॉक्टर शांतनु पौराणिक, एमडी आयुर्वेद टॉक्सिकोलॉजी, एक्स सीनियर कंसल्टेंट CCRAS आयुष मंत्रालय भारत सरकार एंड currently वर्किंग एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ईवा कॉलेज ऑफ आयुर्वेद सुपेडी राजकोट। मित्रों, अभी हम बात कर रहे हैं कि आयुर्वेद इतना प्रभावी क्यों है या आयुर्वेद का उपयोग क्यों करना चाहिए। ऐसा हमारे पास में बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं या कहीं पर भी कुछ भी बात होती है और लोगों को पता होता है कि ये आयुर्वेद के चिकित्सक है, तो उनका सबसे पहला कई बार ये प्रश्न रहता है कि आयुर्वेद क्यों, क्या चीज़ है जो एलोपैथ में नहीं है जो कि आयुर्वेद में है, क्या चीज़ है जो होम्योपैथ में नहीं है जो आयुर्वेद में है, या क्या चीज़ है जो कि यूनानी में नहीं है वो आयुर्वेद में है, या अन्य पैथियों की अपेक्षा आयुर्वेद की चिकित्सा क्यों ली जानी चाहिए। तो ये निराकरण में आपको इसमें मैं इसका समाधान दे रहा हूँ। इसके कुछ तथ्य है। उसमें सबसे पहली चीज ये है कि आज आयुर्वेद का अगर प्रादुर्भाव देखा जाता है तो इसको ब्रह्मा दक्ष प्रजापति से दिया जाता है। अगर इसको माइथोलॉजिकली फैक्टर से नहीं देखा जाए तो भी आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं उनसे अगर आयुर्वेद की अगर उम्र निकाली जाती है तो वो 5000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी देखने में मिलती है। ईसा के आने के पहले से आयुर्वेद का पूरा वर्णन मिलता है। हमारे रामायण महाभारत आदि में सभी में आयुर्वेद का वर्णन मिलता है। अगर हम किसी भी प्रकार से अगर हम इन धर्म को इन संप्रदायों को मानते हैं तो हमको आयुर्वेद को भी मानना ही चाहिए। तो पहली चीज यही है कि जितनी भी दूसरी पैथियां आई है वो आयुर्वेद के बाद में आई है, और दूसरा कारण ये है कि जितनी भी पैथियां हैं उन्होंने कहीं ना कहीं से खुद का उद्भव इस आयुर्वेद के आधार पर ही किया है। लेकिन अभी फिर भी आप सोचिए कि जो मूल होता है वो मूल ही होता है और जो उसकी कॉपी होती है वो कॉपी ही होती है। उसका कारण फिर से मैं आपको बताता हूँ। विश्व में एकमात्र एक जो स्वास्थ्य की प्रणाली है आयुर्वेद, एकमात्र ऐसी प्रणाली है जिसमें पहला सिद्धांत, जो कि इसका सिद्धांत दिया हुआ है, तो सिद्धांत में दिया हुआ है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, जहां पर रोगी के रोग को बाद में दूर करते हैं, पहले उसको स्वस्थ बने रहने के लिए प्रभाविता या सबसे पहले स्वस्थ बने रहने पर जोर दिया जाता है। तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो बीमार नहीं रहेगा। तो सदैव बीमारी से वंचित रहना ये होता है स्वस्थ रहना। तो ये पहली चीज ये है। आज हमने कोविड में भी देखा कि इम्यूनाइजेशन के लिए सभी ने आयुर्वेद का ही आधार लिया, चाहे वो आयुर्वेद के चिकित्सक थे, चाहे वो एलोपैथ के, यूनानी के, देसी थे या विदेशी थे, सभी ने आयुर्वेद को पूरी तरह से स्वीकार किया है। आयुर्वेद के सिद्धांतों को, आयुर्वेद के नस्य कर्मों को, आयुर्वेद के जो भाप वगैरह की जो प्रणाली है उसको, कहीं ना कहीं से स्नेहन स्वेदन, इनके सारे सिद्धांतों को कहीं ना कहीं उन्होंने स्वीकार किया है। आयुर्वेद के काढ़े विदेशों में भारत की अपेक्षा ज्यादा बिके। आयुर्वेद के जो काढ़े थे उसके अंदर जो लोग आयुर्वेद को नहीं जानते उन्होंने अच्छी खासी इनकम करी। खैर, हम तो आगे की बात कर रहे हैं। दूसरा, संसार के सबसे पहली स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा, संपूर्ण परिभाषा अगर कहीं पर मिली है तो वो आयुर्वेद में मिली है, जिसको WHO ने एज इट इज स्वीकार किया है। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलः क्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। जिसको संपूर्ण शारीरिक सुख तो है लेकिन उसके साथ में उसकी आत्मा, इंद्रिय और मन से आंतरिक रूप से प्रसन्नता मिलती है, तो ऐसा व्यक्ति स्वस्थ कहा जाता है। तो आप सोचिए कि इतनी अच्छी परिभाषा आपको कहीं पर देखने को लिए नहीं मिलेगी। अगर शरीर से वो बहुत सुदृढ़ है, शरीर से एकदम स्वस्थ है, लेकिन मानसिक रूप से वो परेशान है, किसी प्रकार की कोई चिंता है, उनको रात को नींद नहीं आ रही है या फिर कोई दूसरा भी कारण है, तो ऐसा चिंता भी हमारे यहाँ पे रोग के अंतर्गत कही गई है। अगर अनिद्रा, इंसोम्निया, ज्यादा नींद होना, वो कोई सी भी चीज कम या कोई सी भी वस्तु ज्यादा, इसके बीच का होता है समानांतर। तो इसलिए समदोषः समाग्निश्च समधातु और मलः क्रिया, सारे जो शरीर के मल का निष्कर्षण है वो भी समानता से होता रहे।
ये भी आयुर्वेद में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से एक स्वस्थ को स्वस्थ बने रहने के लिए ये मापदंड पहले से तय किए गए, इसलिए स्वस्थ व्यक्ति अगर स्वस्थ रहेगा, इसकी सारी चीजें एकदम बिल्कुल बैलेंस्ड रहेगी, तो कोई बीमारी होने की संभावना ही नहीं है। अभी जैसे मान लीजिए कि B12 के ऊपर हम बात करते हैं, तो B12 के लिए लोग इंजेक्शन लेते हैं। जब तक इंजेक्शन का शरीर में प्रभाव रहता है तब तक उनका B12 लेवल बराबर रहता है, धीरे 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 वो डाउन होने चालू होता है, फिर से इंजेक्शन का कोर्स करना पड़ता है। लेकिन आयुर्वेद क्या बोलता है, सम अग्नि, उनकी अग्नि सम हो, हम संपूर्ण रूप से हमारा भोजन संपूर्ण रहता है, अच्छा से अच्छा भोजन करते हैं, उसके अंदर B12 के साथ में सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। लेकिन ये अग्नि, उनकी पाचक अग्नि अगर सही नहीं है तो वो उसके अंदर के आवश्यक अवयवों को हमारा शरीर अवशोषित नहीं कर पाता है, इसलिए बाहर से कोई सी चीज लेने की आवश्यकता पड़ती है। अब चाहे उसके लिए आप कैल्शियम ले लीजिए, फास्फोरस ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, विटामिन सारे ले लीजिए, B1, B6, B12, A, B, C, D, जो भी आपके वगैरह सारे विटामिन, वो भी हमारे शरीर में हमारे भोजन से ही मिलने वाले हैं। तो क्यों नहीं मानेंगे आप आयुर्वेद को? क्योंकि ये आपको बाहर से कोई सप्लीमेंट्स लेने के लिए नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपका भोजन जो है वही आपके लिए औषधि है, और अगर ये सारी चीजें साम्यावस्था में रहेगी तो आपको कभी भी किसी प्रकार की दवाइयां लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आयुर्वेद। नमस्कार।